हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स एकेडमी में। मैं मंजू शर्मा एक बार फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो का टॉपिक है केन्सियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट आप कह सकते हैं। केन्स का आय तथा रोजगार का सिद्धांत। केन्स का ये जो सिद्धांत है आय तथा रोजगार का, ये केन्स की बुक जो 1936 में पब्लिश हुई थी, जिसका क्या टाइटल था द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इस बुक के अंदर केन्स का ये जो सिद्धांत है ये दिया गया है, या ये कह लीजिए कि ये बुक कंप्लीटली केन्स की जो भी अलग अलग थ्योरीज हैं, अलग अलग कंसेप्ट्स हैं, उन सब के ऊपर सब चीज़ें जो हैं वो इस बुक के अंदर ही हैं। इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि केन्स की ये जो थ्योरी है या ये जो बुक है, इसका एक तरह से जो सोर्स है या इसके डेवलपमेंट का रीज़न है वो कहाँ पर है, बेस क्या है, वो है 1929-30 के अंदर आई वैश्विक महामंदी, ग्रेट वर्ल्ड डिप्रेशन। ये जो टाइम था, ये केन्सियन जो थॉट थी, केन्स की जो विचारधारा थी, उसके अंदर बदलाव का जो टाइम था वो रहा, क्योंकि केन्स की जो विचारधारा थी वो पहले एक अलग विचारधारा थी, एक अलग फ्रेमवर्क के अंदर जो है केन्स विश्वास करता था। और इसके बाद एक नई विचारधारा जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, मैक्रो इकोनॉमिक थॉट्स के अंदर देखने को मिली। अब जो मैक्रो इकोनॉमिक थॉट्स के अंदर, इससे पहले फिर केन्स किस विचारधारा में विश्वास करता था, ये भी जानना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इससे पहले केन्स जो है क्लासिकल जो विचारधारा थी, यानी कि जो परंपरावादी थॉट्स थे, किसको लेकर के, मैक्रो इकोनॉमिक्स को लेकर के जो परंपरावादी थॉट्स थे, परंपरावादी जो विचारधारा थी, उसके अंदर केन्स विश्वास करता था। ठीक है। अब जो परंपरावादी विचारधारा थी वो थी क्या? जो परंपरावादी विचारधारा थी वो ये मानती थी, जो यानी कि ये कह लीजिए कि ये जो अर्थशास्त्री थे, जिनमें के नाम आता है एडम स्मिथ, जेबी से, क्लार्क, इसके अलावा पीकू, ठीक है, और भी कई सारे अर्थशास्त्री हैं जिसका नाम इसके अंदर आता है। मार्शल है, रॉबर्टसन है, बहुत सारे हैं, लेकिन जो मार्शल रॉबर्टसन हैं, इन्हें नियो क्लासिकल अर्थशास्त्री भी कहा जाता है। तो खैर, इनकी सबकी विचारधारा जो है वो काफ़ी हद तक एक जैसे थी, इस वजह से जो है इनको परंपरावादी विचारधारा कह दिया जाता है। तो जो मैक्रो इकोनॉमिक थॉट्स है, उसका जो एक तरह से जो डेवलपमेंट का जो एक फेज़ रहा, उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिकल विचारधारा की, जिसमें ये अर्थशास्त्री जो है इसमें बिलीव करते थे, और परंपरावादी विचारधारा हम उसको कहें। ये जो अर्थशास्त्री थे ये कहते थे कि अर्थव्यवस्था के अंदर जनरली क्या मिलता है, इक्विलिब्रियम मिलता है, कि सामान्यतः अर्थव्यवस्था में क्या होता है, संतुलन होता है, और अगर असंतुलन है तो वो एक रेयर सिचुएशन है। सामान्यतः संतुलन नहीं होता है, सामान्यतः तो संतुलन ही होता है, और असंतुलन हो तो वो ठीक हो जाता है। तो कहते हैं कि हमेशा अर्थव्यवस्था में क्या मिलता है, संतुलन मिलता है, और संतुलन की स्थिति में क्या मिलता है, फुल एम्प्लॉयमेंट, यानी कि पूर्ण रोजगार देखने को मिलता है। इन दोनों ही सिचुएशन को जो परंपरावादी अर्थशास्त्री हैं उन्होंने कहा कि ये सामान्य स्थितियां हैं। सामान्यतः अर्थव्यवस्था में क्या होता है, संतुलन होता है, और संतुलन की स्थिति में अर्थव्यवस्था में क्या मिलता है, पूर्ण रोजगार मिलता है। और इनका क्या मानना था इसमें कि अगर कोई असंतुलन होता भी है या अगर कोई बेरोजगारी आती भी है तो वो क्या होगी, सेल्फ एडजस्टमेंट से, स्वतः समन्वय से अपने आप ही दूर हो जाएगी। और ये स्वतः समन्वय क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्राइसेस। ठीक है, जो अलग अलग मार्केट्स के अंदर प्राइसेस हैं, प्राइसेस इन द सेंस यहाँ पर हम सिर्फ जो जनरल प्राइस लेवल है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ कर रहे हैं कि गुड्स मार्केट के अंदर जो प्राइस है, लेबर मार्केट के अंदर जो वेजेस है, और अगर हम मनी मार्केट की बात करें तो वहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो उसकी जो फ्लैक्सिबिलिटी है वो अपने आप ही सब कुछ ठीक कर देती है। ऐसा परंपरावादी अर्थशास्त्रियों का मानना था।
ठीक है। और ये कहते थे कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, सो देयर इज नो नीड ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन मार्केट। जो मार्केट फोर्सेस है उनको इंटरफेयर करने के लिए गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं है। लेट द मार्केट फोर्सेस प्ले द रोल, कि मार्केट फोर्सेस जो हैं वो अपने आप काम करें और सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, गवर्नमेंट को इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। बट 1929-30 के अंदर क्या हुआ, महामंदी आई, ठीक है, वर्ल्ड डिप्रेशन रहा, ठीक। अब इस वर्ल्ड डिप्रेशन के अंदर क्या हुआ कि जो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्राइजेस की बात कर रहे थे परंपरावादी अर्थशास्त्री, वो कुछ भी नहीं हो रहा था, ठीक है। प्राइजेस कम हो रहे थे, प्राइजेस कम थे, डिमांड नहीं बढ़ रही थी, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम था लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ रही थी। तो ये जो सिचुएशन थी कि फुल एम्प्लॉयमेंट जो जनरल सिचुएशन है नहीं था, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा थी। इक्विलिब्रियम एक सामान्य स्थिति है कि अति उत्पादन नहीं होगा, कुल मांग हमेशा ही कुल पूर्ति के बराबर होगी, जितनी पूर्ति होगी मांग भी उतनी हो जाएगी, वैसा कुछ भी नहीं हो रहा था। और ये जो फ्लैक्सिबिलिटी ऑफ प्राइसेस है ये काम नहीं आ रहा था, मार्केट फोर्सेस अपना रोल प्ले नहीं कर पा रही थी, अर्थव्यवस्था के अंदर लैक ऑफ डिमांड था, अनएम्प्लॉयमेंट था, प्राइसेस कम होने के बावजूद डिमांड नहीं बढ़ रहा था, ओवर प्रोडक्शन था, ठीक है। ये सारी प्रॉब्लम्स थी जिनका कि कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा था। देन उस टाइम पर जो है केन्स, क्योंकि केन्स भी पहले इसी विचारधारा में विश्वास करता था, तो केन्स ने जो है सोचा कि इसके बारे में एक अलग दृष्टिकोण से सोचने की ज़रूरत है, एक अलग जो विचारधारा है उसकी ज़रूरत है, कुछ हमें अलग सोचना पड़ेगा। तो तब केन्स ने क्या देखा कि उस समय में जितनी भी कंट्रीज़ थी जहाँ पर के गवर्नमेंट जो है अपना रोल प्ले कर रही थी, यूएसएसआर के अंदर जहाँ के गवर्नमेंट इंटरवेंशन था, गवर्नमेंट, वहाँ पर जो डिप्रेशन था वो नहीं था। इस टाइम में जब बाकी पूरे वर्ल्ड में डिप्रेशन है, तब यूएसएसआर के अंदर क्योंकि गवर्नमेंट वहाँ रोल प्ले कर रही थी तो वहाँ कोई भी डिप्रेशन नहीं था, किसी भी प्रकार की मंदी नहीं थी। तो केन्स ने ये रियलाइज़ किया कि इसका मतलब ऐसी सिचुएशन जब अपने आप सब कुछ ठीक ना हो रहा हो, सेल्फ करेक्टिंग ना हो, सेल्फ एडजस्टमेंट ना हो रही हो, तो गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पर केन्स जो है वो यूएसएसआर की तरह जो है वो सोशलिज्म की बात बिल्कुल नहीं करता। केन्स एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है सपोर्टर है किसका, कैपिटलिज्म का, ठीक है, पूंजीवाद के अंदर बिलीव करता है वो। बट वो कहते हैं कि अगर ऐसी स्थिति होती है जब मार्केट फोर्सेस सब कुछ करेक्ट ना कर पाए तो ज़रूरत पड़ने पर गवर्नमेंट को इंटरवेन करना चाहिए, तब गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती है और उसको सब चीज़ें करेक्ट करने के लिए काम करना चाहिए। गवर्नमेंट को डिमांड इंक्रीज़ करनी चाहिए, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम क्या थी, वर्ल्ड डिप्रेशन में डिमांड नहीं थी, ठीक है। तो केन्स ने ये जो वर्ल्ड डिप्रेशन का रीज़न था, इसका रीज़न केन्स ने क्या बताया था, लैक ऑफ इफेक्टिव डिमांड, प्रभावपूर्ण मांग की कमी। और केन्स कहते हैं कि प्रभावपूर्ण मांग को बढ़ा करके ही जो है हम क्या कर सकते हैं, जो मंदी है उसको दूर किया जा सकता है और अर्थव्यवस्था जो है वो वापस से ग्रोथ करना शुरू कर सकती है। तो ये सारा का सारा बेस रहा कि भाई क्यों केन्स ने एक अलग विचारधारा के बारे में सोचा, जबकि वो पहले खुद भी क्लासिकल थॉट्स के अंदर बिलीव करता था। तो ये सारी की सारी उसकी पूरी स्टोरी है कि क्यों ऐसा हुआ। अब बात की जाती है कि भाई ये जो थ्योरी है ये क्या बताती है। सबसे पहली बात तो ये जो थ्योरी है ये कहती है कि जो आय और रोजगार का निर्धारण है वो किस चीज़ पर होता है, कि जो इनकम है वो उसका निर्धारण या आय और रोजगार का निर्धारण जो है वो किस पर होगा, इफेक्टिव डिमांड एक रोल प्ले करती है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिसकी हमने अभी बात की। और इफेक्टिव डिमांड क्या है, बेसिकली इफेक्टिव डिमांड क्या है, कुल
मांग का यानी एग्रीगेट डिमांड का वो लेवल जब वो कुल पूर्ति यानी कि एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल हो जाती है। तो ये जो सिचुएशन है ये क्या कहलाती है, ये लेवल जब ये इसके बराबर हो जाती है उस चीज़ को क्या कहा जाता है, इफेक्टिव डिमांड। तो जब ये इससे जब एक्सेस सप्लाई अगर हमारे पास है उस स्थिति में अगर ये बराबर हो रही है तो कहीं ना कहीं क्या है कि हमारे पास इफेक्टिव डिमांड की कमी है, यानी कि वो उसको फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल तक नहीं लेके गई। तो ज़रूरत है कि इसको बढ़ाया जाए। और जब डिप्रेशन है, जब इफेक्टिव डिमांड अपने आप से नहीं बढ़ रही है, तो केन्स कहता है कि भाई फिर गवर्नमेंट को एफर्ट्स करने चाहिए इफेक्टिव डिमांड को बढ़ाने के। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर आगे वीडियो के अंदर। तो चलिए आगे देखते हैं कि और क्या चीज़ें हैं। अब अगर हम इसकी मान्यताओं की बात करें, सबसे पहले अजम्पशन की इन शॉर्ट बात कर लेते हैं अजम्पशंस के बारे में इसमें। तो सबसे पहली बात क्या है, देखिए इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कोई भी थ्योरी जो है वो अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड होती है। बेसिकली जो अजम्पशन होती हैं वो किसी भी थ्योरी के पिलर्स होते हैं, उन्हीं के ऊपर पूरी की पूरी थ्योरी खड़ी होती है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो केन्स है वो ये कहते हैं कि इस थ्योरी के अंदर वो टू सेक्टर इकोनॉमी की बात कर रहा है। ठीक है, टू सेक्टर इकोनॉमी है। देखिए अब टू सेक्टर इकोनॉमी कहते ही क्या चीज़ आ गई, एक प्रोडक्शन सेक्टर आ गया। ठीक है, ये आप अच्छे से जानते हैं टू सेक्टर इकोनॉमी क्या होती है। और दूसरा क्या आ गया, हाउस होल्ड सेक्टर आ गया। ठीक है, इसका मतलब गवर्नमेंट सेक्टर को ये भी नहीं लेकर के चल रहा है इसके अंदर। तो वो क्या कहता है केन्स की ज़रूरत पड़ने पर है उसका इंटरवेंशन, वैसे नहीं है, वैसे वो उसका हिस्सा नहीं है, ना वो डिमांड के अंदर उसका रोल लिया है, ना ही प्रोडक्शन के अंदर लिया है। तो टू सेक्टर इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी की बात करके चलता है केन्स, क्लोज्ड इकोनॉमी। ठीक है, मतलब कि अन्य देशों के साथ किसी भी प्रकार के कोई भी जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं है। और तीसरी जो चीज़ है वो क्या है कि लॉन्ग रन की बजाय जहाँ पर जो परंपरावादी अर्थशास्त्री थे वो किसकी बात करते थे, लॉन्ग रन की, कि अगर कोई असंतुलन होगा तो वो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। बट केन्स क्या कहते हैं, केन्स शॉर्ट रन की बात करता है, अल्पकाल की बात करता है। क्योंकि केन्स कहते हैं कि लॉन्ग रन में, दीर्घकाल में तो हम सब मर जाते हैं। मतलब दीर्घकाल किसने देखा कि दीर्घकाल में सब चीज़ें जाकर के ठीक हुई हैं कि नहीं हुई हैं, इन सब चीज़ों के बारे में तो पता ही नहीं, किसको पता है। तो वास्तविक जो समस्या है वो किसकी है, अल्पकाल की समस्या। तो केन्स अल्पकाल को लेकर के चलता है। इसके साथ और क्या है कि केन्स ने जहाँ परंपरावादी अर्थशास्त्री मनी के सिर्फ एक ही जो है मुद्रा की मांग का जो कारण है वो एक ही लेकर के चलते हैं, मुद्रा सिर्फ विनिमय के माध्यम का काम करती है। पर केन्स कहते हैं कि जो मुद्रा है वो विनिमय के माध्यम का ही नहीं बल्कि मूल्य के संचय का, मतलब स्टोर वैल्यू फंक्शन को भी लिया है। स्टोर वैल्यू फंक्शन यानी कि मुद्रा जो है, मुद्रा के रूप में हम क्या करते हैं, धन संचय का काम भी करते हैं। और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसकी वजह से ही अगर ये चीज़ जो है परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने कहीं ना कहीं अपने उसमें इसको लिया होता, उन्होंने सिर्फ किसके बारे में बात की थी कि जो है हम लेन देन के लिए। और अगर हम सिर्फ लेन देन की बात करते हैं तो अल्टीमेटली क्या सारी मनी खर्च हो जाएगी, फिर तो डिमांड हो ही जाएगी सप्लाई के इक्वल। बट एक्चुअल में हम मनी को जो है वो इकट्ठा करके भी रखते हैं। तो जब हमने जितना हमें इनकम मिली उसमें से कुछ भाग हमने क्या कर दिया, निकाल दिया उसमें से आइडियल सेविंग्स के रूप में, यानी कि जो हमारी निष्क्रिय बचतें होती हैं जिनको हमने निकाल दिया और निकाल करके हम क्या कहें कि भाई ताला मार के ही रख दिया, तो वो सर्कुलेशन से बाहर हो गई। तो जब वो सर्कुलेशन में नहीं है तो डिमांड नहीं बनी और इसीलिए डिमांड की क्या होती है, कमी होती है। तो केन्स ने कहा है कि भाई मनी के इस फंक्शन को भी केन्स लेकर के चल रहा है। इसीलिए हम आगे बात करेंगे कि भाई कैसे जो डिमांड है वो सप्लाई से कम रह जाती है। उसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो यही है कि इस चीज़ को इंक्लूड किया है और ऐसा वास्तव में होता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक इम्पॉर्टेंट अजम्पशन है केन्स की थ्योरी की। इसके साथ साथ एक और है कि जो डिमांड फॉर मनी है, डिमांड फॉर मनी को काफ़ी इंपॉर्टेंस दी है केन्स ने। और केन्स साथ में क्या कहता है कि जो इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट जो है वो एक मॉनेटरी फिनोमिना है।
ठीक है, जहां परंपरावादी अर्थशास्त्री इसको क्या कहते थे कि ये रियल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, केन्स कहते हैं कि ये मॉनेटरी फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा जहां परंपरावादी अर्थशास्त्री कहते थे कि जो सेविंग है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट का फंक्शन है, केन्स कहता है कि नहीं, सेविंग जो है वो इनकम का फंक्शन है, यानी इनकम के ऊपर डिपेंड करती है कि अगर हमारे पास इनकम ही नहीं है तो हम सेविंग कर ही नहीं सकते। और इसी तरह से एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि केन्स कहता है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो भी सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट का फंक्शन नहीं है कि ब्याज की दर कितनी है सिर्फ इसके ऊपर एक पर्सन निवेश करेगा या नहीं करेगा, वो सिर्फ ब्याज की दर के ऊपर निर्भर नहीं करता, बल्कि इस चीज़ पर भी निर्भर करता है कि वो जो जिसमें वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है वो उसको कितना एक तरह से कमा करके कितना दे सकती है, वो पूंजी से उसको कितना रिटर्न मिल सकता है। तो इन्वेस्टमेंट जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ MEC का भी फंक्शन है। ये लर्नर्स ये सब चीज़ें जो हैं ये हम लेटर ऑन जो भी टॉपिक्स आएंगे उसके अंदर हम पढ़ेंगे इनको। तो अभी इसके बारे में ज़्यादा जो है हम डिटेल में नहीं जा सकते क्योंकि हम फोकस करेंगे अभी सिर्फ जो है एम्प्लॉयमेंट थ्योरी के ऊपर ही। तो इसको हम लेटर ऑन वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे, यहाँ पर हम इसके ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाले। और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, इनको हम लास्ट में बाद में ज़रूर करेंगे। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट अजम्पशंस हैं केन्स की इस थ्योरी की। अब हम सीधा आ जाते हैं कि भाई किस तरीके से एक जो मॉडल है वो किस तरीके से है। अभी जो मैं आपको बताने वाली हूँ ये केन्स के एक तरह से पूरे की पूरी जो केन्स का पूरा जो फ्रेमवर्क है, सिर्फ एम्प्लॉयमेंट थ्योरी की बात नहीं है, पूरे फ्रेमवर्क को कहीं ना कहीं एक्सप्लेन करता है। तो कहते हैं कि भाई जो आय और रोजगार का जो निर्धारण है, केन्स कहता है आय और रोजगार का निर्धारण किस पर होता है? प्रभावपूर्ण मांग पर। ठीक, यानी इफेक्टिव डिमांड ED। ठीक है, और इफेक्टिव डिमांड अभी अभी हमने बात की, इफेक्टिव डिमांड क्या है? कुल मांग का वो स्तर जब वो कुल पूर्ति के बराबर हो जाए। यानी इसके दो कंपोनेंट हो गए, एक कंपोनेंट क्या है? एग्रीगेट डिमांड यानी कि कुल मांग या समग्र मांग, और दूसरा कंपोनेंट क्या हो गया? एग्रीगेट सप्लाई, कुल पूर्ति या समग्र पूर्ति। ठीक है, अब जो एग्रीगेट डिमांड है इसे हम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी कह सकते हैं, कुल मांग। अब कुल मांग देखिए लर्नर्स, अभी अभी हमने ऊपर बात की, क्या दो चीज़ें हैं, देखिए क्या है, दो सेक्टर्स हैं, प्रोडक्शन सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर। ठीक है, तो डिमांड कहाँ से आ रही है? हाउस होल्ड सेक्टर से आ रही है। किस चीज़ की? कंजप्शन की डिमांड, यानी कि उपभोग मांग। ठीक है, देखिए सब कुछ जो है हमारी वो मान्यताओं से निकल करके आती हैं चीज़ें, इसीलिए मैंने कहा कि मान्यताएं जो हैं वो किसी भी थ्योरी के पिलर्स होते हैं। और जो प्रोडक्शन सेक्टर है वहाँ से डिमांड किसकी आ रही है? निवेश की, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, टू सेक्टर इकॉनमी है हमारी, इसीलिए हमारी जो डिमांड है उसके अंदर यही चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, तो कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक, अब उसके बाद जो कंजप्शन है कि उपभोग कितना होगा, उपभोग व्यय। ठीक है, ये किस चीज़ पर निर्भर करता है? उपभोग किस पर निर्भर करता है? डिस्पोजेबल इनकम पर, डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, हमारी प्रयोज्य आय कितनी है, मतलब टैक्स पे करने के बाद जो भी टैक्स या जो भी अदर जो एक्सपेंसेस हैं, पेमेंट्स है जो कि हमें गवर्नमेंट को पे करनी है, उसको पे करने के बाद इनकम कितनी बचती है, यानी खर्च करने के लिए अल्टीमेटली हमारे पास कितनी इनकम है उसके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, और दूसरा किस चीज़ पर डिपेंड करता है? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी उपभोग प्रवृत्ति कैसी है। ठीक है, किस चीज़ पर डिपेंड करती है? उपभोग प्रवृत्ति। ठीक, और ये क्या थी? प्रयोज्य आय। ठीक है, और जो उपभोग प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है कि हमारी हम आय का कितना भाग खर्च कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये मतलब है। वैसे उपभोग प्रवृत्ति का एक अलग भी मतलब निकलता है, उसको भी हम जब प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एक अलग पूरा एक कंसेप्ट है। मैंने आपको कहा कि ये जो चार्ट हम यहाँ पर बनाने वाले हैं
ये सब अपने आप में आप कह सकते हैं अलग अलग चैप्टर्स हैं केन्स की बुक के, ठीक है। तो ये अलग अलग कंसेप्ट्स हैं, तो हम इनको, ये आपके सिलेबस का भी पार्ट है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को यहाँ पर हम क्या लेकर के चल रहे हैं, केन्स ने क्या लिया है कि आय के कितने भाग को खर्च किया जाता है। तो इसके भी दो पार्ट हैं, एक है औसत उपभोग प्रवृत्ति, यानी कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसको हम इन शॉर्ट कहेंगे एपीसी। और एपीसी हमारी कैसे आती है, टोटल कंजप्शन डिवाइड बाय टोटल इनकम, ठीक है। और दूसरी क्या है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, ठीक है, जिसको हम क्या कहेंगे एमपीसी, यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है, जैसे ही मार्जिनल वर्ड आता है हमारे साथ क्या आ जाती है कि चेंज, ठीक है, चेंज इन कंजप्शन डिवाइड बाय चेंज इन इनकम। इनकम में चेंज होने से कंजप्शन में कितना चेंज हो रहा है, उसके प्रपोर्शन को हम क्या कहेंगे, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब ये तो हो गया एक पार्ट डिस्कस एग्रीगेट डिमांड का। दूसरा पार्ट क्या है, इन्वेस्टमेंट, ठीक। इसको हम थोड़ा सा इधर ले जा करके कर लेते हैं, क्योंकि हमने इसके बिल्कुल नीचे कर दिया। तो जो इन्वेस्टमेंट है, ठीक, अब परंपरावादी अर्थशास्त्री तो क्या कहते थे कि इन्वेस्टमेंट सिर्फ किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, ठीक है। बट केन्स क्या कहता है कि निवेश जो है वो सिर्फ ब्याज की दर पर ही नहीं, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ही नहीं, और किस चीज़ पर निर्भर करता है। देखो ये भी हमने मान्यताओं में कहा था, है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ किस पर डिपेंड करता है, एमईसी के ऊपर, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, पूंजी की सीमांत कार्य कुशलता। इसका मतलब क्या है पूंजी की सीमांत कार्य कुशलता का, कि जिस पूंजी के अंदर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, किस लिए खर्च कर रहे हैं, ताकि हम उससे और अधिक आय प्राप्त कर सके, तो हमें किस रेट से रिटर्न देगी, यानी कि किस दर से हमें उसके ऊपर आय प्राप्त होने की संभावना है या रिटर्न मिलने की संभावना है वो। तो एक पर्सन सिर्फ ये नहीं देखता कि इंटरेस्ट कितना आएगा जो पूंजी में लगा रहा हूं, उसके ऊपर ब्याज कितना मुझे भुगतान करना पड़ेगा या सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, बल्कि ये भी देखता है कि उससे हमें रिटर्न कितना है। जब एमईसी आर से ज़्यादा हो, यानी रिटर्न मिलने की संभावनाएं जो ब्याज है उससे ज़्यादा होगी, तो ही एक पर्सन जो है इन्वेस्ट करता है। तो इस कंपैरिजन के बाद ही ये डिसाइड करेगा कि उसे इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी है, ठीक है। तो अब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ब्याज की दर, ब्याज की दर केन्स कहता है कि दो चीज़ों के ऊपर निर्भर करती है, या हम कह सकते हैं निर्धारण। अभी अभी देखिए ये भी हमने मान्यताओं में किया था कि जो इंटरेस्ट है वो क्या है, मॉनेटरी फिनोमिना है, ठीक है, मौद्रिक तत्वों के ऊपर निर्भर करता है। तो ये भी देखिए आप यहाँ पर कि किस प्रकार से जो इंटरेस्ट है वो मौद्रिक तत्वों से, क्या मतलब था केन्स का, वो क्या है, मुद्रा की मांग तथा मुद्रा की पूर्ति, मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति के ऊपर। तो मुद्रा की मांग, जिसको कि केन्स ने क्या कहा, लिक्विडिटी प्रेफरेंस, ठीक है। मुद्रा की मांग से क्या अभिप्राय है कि हम अपने पास प्रेफरेंस, अपने पास कितनी मुद्रा, मुद्रा का कितना भाग हम अपने पास नगद रूप में रखना चाहते हैं, वो होती है लिक्विडिटी प्रेफरेंस, ठीक है। तरलता के लिए अधिमान, हमारी इच्छा कितनी है तरलता, नगद रूप में अपने पास धन को रखने की। तो जो मुद्रा की मांग है, केन्स ने कहा कि भाई 3 उद्देश्यों से मुद्रा की मांग की जाती है, उन्हीं के ऊपर निर्भर करती है। तो एक है लेन देन उद्देश्य, ठीक है, यानी कि ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए। दूसरा है सावधानी उद्देश्य, सावधानी उद्देश्य मतलब कि प्रिकॉशनरी मोटिव, कि भाई हम इसलिए भी कुछ अपने पास नगद रूप में रखते हैं ताकि अचानक से कोई दिक्कत परेशानी मुसीबत आ जाए तो हमारे पास कुछ नगद होना चाहिए। और जो तीसरा जो है वो क्या है, सट्टा उद्देश्य, ठीक है, सट्टा उद्देश्य। तो ये जो है ये केन्स ने लिया था सबसे पहले,
तो यहीं से ही जो है कुछ परिवर्तन हुए। तो जो परंपरावादी थे वो तो सिर्फ ये कहते थे कि मुद्रा इसीलिए चाहिए हमें कि हम उससे लेन देन कर सके, विनिमय के माध्यम के रूप में ही चाहिए, और कोई काम नहीं है। ये भी कहीं ना कहीं इसी का ये कि भाई सावधानी है, बट है तो वही लेन देन के लिए, ये सट्टा उद्देश्य है, ठीक है, उसके लिए हम नगद रूप में अपने पास रखते हैं। तो ये भी लेटर ऑन जब हम लिक्विडिटी प्रेफरेंस को डिस्कस करेंगे, मुद्रा की मांग को डिस्कस करेंगे, तो ये पूरा बड़ा कंसेप्ट है, वहां पर जरूर डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। अब ये जो लेन देन उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग है, ये आय पर निर्भर करती है, ये भी आय पर निर्भर करती है, और ये ब्याज की दर पर निर्भर करती है, ठीक है। अब आ जाइए मुद्रा की पूर्ति। तो केन्स कहता है भाई मुद्रा की पूर्ति मार्केट का हिस्सा नहीं है, क्योंकि मुद्रा की पूर्ति किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर जो केंद्रीय बैंक होता है वो करता है, तो इसलिए वो इसका हिस्सा नहीं, इसलिए इसके बारे में यहाँ पर नहीं बताया गया, क्योंकि यहाँ पर हम उन्हीं चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं जो मार्केट के अंदर डिटरमाइन होनी है, जिसे गवर्नमेंट ने डिटरमाइन करना है, उसको यहाँ पर हम नहीं ले रहे, ठीक है। अब आ जाइए, तो ये सारा मार्केट एग्रीगेट डिमांड का पार्ट डिस्कस हुआ, और अब क्या है एग्रीगेट सप्लाई। सप्लाई किसने करनी है? उत्पादक ने करनी है। उत्पादक जब उत्पादन करता है तो उसको क्या चीज़ें चाहिए? सबसे पहली बात तो क्या है कि भाई फैक्टर कॉस्ट क्या है, कि वो जो साधन लगा रहा है उसकी लागत क्या है, ठीक है। तो मतलब साधन लागत को देखेगा, ठीक। और दूसरा क्या चीज़ है कि भाई उसे प्रॉफिट कितना मिल रहा है वहाँ से कम जो है क्या मिलने चाहिए? नॉर्मल प्रॉफिट तो ज़रूर मिलने चाहिए एक उत्पादक को, ठीक। तो यानी कि सामान्य लाभ। तो जो पूर्ति है, कुल पूर्ति या समग्र पूर्ति जो है वो दो चीज़ों पर निर्भर करती है, फैक्टर कॉस्ट यानी साधन लागत और नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो है चार्ट है केन्स के इस पूरी थ्योरी का, कि कैसे कैसे ये सब चीज़ें चलती हैं। तो ये 1 बाय 1 मैंने आपको सारे कंसेप्ट्स इसके बारे में बता दिए हैं, और ये सब चीज़ें जो हैं वो अपने आप में एक अलग अलग चैप्टर हैं। कंजप्शन एक अलग है, इन्वेस्टमेंट एक अलग है, उसमें भी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का अलग है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का एक अलग है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल जो है एक अलग चैप्टर बनता है, मुद्रा की मांग एक अलग कंसेप्ट है, ये एक अलग चैप्टर बनता है। तो ये पूरा का पूरा जो केन्स की मतलब आप कह सकते हैं बुक के अंदर किन किन चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है, ये वो पूरा चार्ट है। तो ये अपने आप में पूरी बुक ही है, जो केन्स का आय और रोजगार का सिद्धांत है वो अपने आप में पूरी एक बुक ही है। तो खैर लर्नर्स, इस वीडियो के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है और हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये डिटर्मिनेशन होगा कैसे, उसको टेबल और डायग्राम से करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और हमेशा खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।